बात के लिए कुछ मत छोड़ें, बाद में चाय ठंडी हो जाती है, बाद में चीज़ों में दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है, बाद में दिन रात में बदल जाते हैं, बाद में लोग मसरूफ़ हो जाते हैं, बाद में जहन मैच्योर हो जाता है और आपको पता है मैच्योरिटी बोरिंग होती है, बाद में लोग बूढ़े हो जाते हैं, बाद में ज़िंदगी गुजर जाती है, बाद में जब आपको मौका मिलेगा तो आपकी दिलचस्पी और तवानाई वो नहीं रहेगी जो कभी थी। बाद में आपको कुछ ना करने पर अफसोस रहेगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। मेरी प्यारी बहनों, आपने लेट आते हुए लोगों को देखा होगा, लेट काम करते हुए भी लोगों को देखा होगा, लेकिन मेरे जितना लेट कभी किसी को नहीं देखा होगा जितना मुझे देखेंगे। और वो इस तरह से कि मैं ईद का व्लॉग ही आज पोस्ट कर रही हूँ। असल में मैंने इतने क्लिप्स ही नहीं बनाए हुए थे। अब क्लिप्स ज़्यादा होते, पूरे दिन की रूटीन होती तो ही मैं व्लॉग पोस्ट करती। तो तब से लेकर अभी तक जितने क्लिप्स बने उसमें ये आज का व्लॉग तैयार हो रहा है। और यहाँ पर जी मैं आप लोगों को अपना ईद का ड्रेस दिखा रही थी। मैंने ईद वाले दिन ना ये वेयर किया था। अम्मी का मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हुई थी, लेकिन तब वो स्टिच नहीं था। और अपना वाला जो है वो मेरी सिस्टर ने मुझे लास्ट मोमेंट पर ला कर स्टिच करके दिया था। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मेरा ईद का सूट आ चुका हुआ है। तो अम्मी का भी स्टिच होकर आ गया हुआ था। अम्मी के सूट पर ये पैचेस वगैरह लगे हुए थे और मुझे इस बार अम्मी का ड्रेस बहुत पसंद आया। पहले तो अम्मी को पसंद ही नहीं आ रहा था कि इसमें शॉक पिंक कलर है तो ये बहुत ज़्यादा ब्राइट लगेगा, ये मुझ पर सूट नहीं करेगा, आपने मुझे ये क्या मंगवा कर दे दिया है। तो जब आप लोगों के कमेंट्स मैंने उनको पढ़कर सुनाए ना, फिर जाकर उन्हें तसल्ली हुई कि नहीं जी वाकई ड्रेस बहुत प्यारा है। और यहाँ पर जी नबीहा तैयार होकर आ गई थी। नबीहा का ये ड्रेस था। नाश्ता हम सब लोगों ने कर लिया हुआ था और ये नबीहा की फाइनल लुक है। बिल्कुल सिंपल सी थी क्योंकि ईद वाले दिन शदीद वाली गर्मी थी। कुछ भी अगर आप कर लेते ना तो आपको गर्मी लगनी थी और थोड़ी देर बाद आपने जो है ना अपने घिसे हुए सूट ढूंढ रहे होना था। इसीलिए फिर बस सिंपल से ही लुक रखी। मेरे पीछे ज़रा डोर को इग्नोर कीजिएगा, सामने ही सरफ पड़ा हुआ है। रुबीना सफाई कर रही थी, मैं तैयार होकर खड़ी भी हो गई थी। मैंने कहा बस जितनी थोड़ी बहुत लुक मैं अपनी दिखा सकती हूँ ना वो दिखा दूँ। नमाज मैंने पढ़ ली इसमें और बस फिर उसके बाद मैंने चेंज कर लिया था। और ये हमारे घर में बच्चा पार्टी इकट्ठी हुई थी। गोश्त जो है वो भी बन रहा था, यानी कि सालन तैयार हो रहा था। तो उससे पहले हम लोगों ने आइसक्रीम पर इक्तफा करने की जो है वो ठानी और बस फिर अपनी फेवरेट हम लोगों ने डोनट मंगवा ली थी। और ये दोपहर प्लस रात दोनों का खाना हो रहा था क्योंकि खाना बनते बनते काफ़ी देर हो चुकी हुई थी। तकरीबन शाम के 7 साढ़े 7 बजे का ही टाइम हो चुका हुआ था। तो हम लोगों ने दोपहर में ही मतलब नाश्ता भी लेट ही हुआ था और उसके बाद फिर दोपहर में किसी को भी भूख नहीं थी। तो अभी शाम के टाइम पर बैठकर हम सब लोग जो है वो खाना खा रहे थे। और बस यहाँ तक मैंने अपने ईद के क्लिप्स शूट किए थे। उसके बाद जो है ना मेरी ईदी वीदी सारी ख़त्म हो गई थी, पैसे पूरे हो गए हुए थे, कपड़े चेंज पहले ही कर लिए हुए थे। फिर जी ईद के 4-5 दिन गुजर गए तो अम्मी ने कहा कि आए आज आप लोगों को मैं ना अपने हाथ के बर्गर बना कर खिलाती हूँ। अब मैंने अपनी अम्मी को ना बहुत छोटी थी जब मैंने कुकिंग करते हुए देखा था और उसके बाद जब से हम लोगों ने होश संभाला है ना, हम लोगों ने कुकिंग अम्मी से ले ली थी और हम ही करते थे। कभी मैं और कभी सिस्टर किया करते थे। फिर भाभी आ गई, भाभी ने स्टार्ट कर दी तो हमने अम्मी को ना कुकिंग नहीं करने दी क्योंकि किचन में वो जाती थी, उन्हें पसीना बहुत ज़्यादा आता था। तो मैं ये होता था कि रहने दो, अम्मी से क्या कुकिंग करवानी है। तो मेरे अब्बू को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, वो बहुत अच्छी कुकिंग किया करते थे। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो संडे वाले दिन अब्बू जब घर पर हुआ करते थे, उस वक्त फ्राइडे में शायद छुट्टी हुआ करती थी, तो वो कहा करते थे कि आज जो है ना मेरी अम्मी को कहा करते थे कि आज कुकिंग मैं करूँगा, आप जाओ और जाकर बैठ जाओ। तो फिर वो खाना जब बनाते थे ना तो आप यकीन करें वो सालन इतना भूनते थे, इतना भूनते थे ना कि वो जो कढ़ाई होती थी या देगची होती थी ना वो साइडों से जल जाया करती होती थी। और मेरी अम्मी को ना वक्त पड़ा होता था कि मुझे अब धोनी पड़ेगी। उस वक्त ना मिट्टी के तेल के चूल्हे हुआ करते जिस पर हम लोग कुकिंग किया करते होते थे। तो मेरे वो बहुत मज़े का खाना बनाते थे और वो हमेशा कहा करते होते थे कि जब आपका ऑयल जो है ना वो मिसाला छोड़ दे तो समझ ले कि आपका खाना तैयार हो चुका हुआ है, सालन तैयार हो चुका हुआ है। तो मैंने बेसिकली जो कुकिंग सीखी थी ना वो अपने फादर से सीखी थी। अम्मी भी अच्छा खाना बनाती थी, जाहिर सी बात है उनके हाथों के खा खा के हम लोग जवान हुए हैं, लेकिन अब्बू ज़्यादा मज़े का खाना बनाया करते थे तो मैंने अब्बू से ही कुकिंग सीखी है। तो यहाँ पर जी अम्मी को मैंने कहा कि आप साइड पर हो जाएं, हाथों को मिर्चें वगैरह लगेंगी वो मैं खुद ही मिक्स कर देती हूँ। तो अदरक बीच में ठीक से ना मिक्स नहीं हुआ था, मतलब पीसा ही ठीक से नहीं था। तो मैंने उसको पहले खुद मिक्स किया, फिर मैंने उसकी टिक्कियाँ शिक्कियाँ मैंने बनाई। और ये कबाब बनाते हुए ना अम्मी ने मुझे 10 बार काउंट करके बताया कि इतने कबाब बनाने हैं, मैंने आपको ना डबल लेयर में बर्गर बनाकर खिलाने हैं। और मैं अम्मी को मुसलसल छेड़ रही थी कि वाह अम्मी जी आप भी सोशल मीडिया देख देख के एक्सपर्ट शेफ बन चुकी हुई हैं। बस फिर क्या
एक्सपर्ट शेफ़ का नाम सुन के अम्मी स्टार्ट हो गई, मेरे हाथ के खाने खा खा के जवान हुए हो, अब मुझे बातें कर रहे हो। मैं अभी भी आप लोगों से अच्छी शेफ़ हूँ। मैं कहा नहीं, हमने कब इनकार किया इस बात से कि आप हमसे अच्छी शेफ़ नहीं है। आप हमसे इतनी अच्छी शेफ़ है ना कि आज आप हमें डबल लेयर वाला बर्गर खिला रही हैं। और मैं इस गर्मी में सिर्फ इतना ही मर्द मुजाहिद बन सकती थी कि मैं यहाँ पर खड़ी होकर जो है ना वो कबाब को शेप दे लूँ। बाकी कबाब बनाने को, फ्राई करने को और उसके बाद उसको बर्गर में लगा कर और मायोनीज़ और साथ में केचप वगैरह लगाने वाला जो काम था ना, उसके फाइनल टचेस वाला काम वो अम्मी ने और मेरी भतीजी ने किया। और ये हैं जी हमारे बर्गर, जिसके ऊपर केचप पड़ा हुआ है ना, वो समझ जाएं कि नबीहा ने अपने लिए स्पेशल तैयार किया। तो उसमें ढेर सारा मायोनीज़ और ढेर सारी उसने ना केचप लगाई थी। और यहाँ पर जी मेरी अम्मी जो हैं वो जा रही हैं गाँव, उनके भांजे की शादी है और अम्मी की आनन फानन ही तैयारी बनी थी। तो अम्मी की चमचमाचम चमचमकती हुई जूती मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अच्छा, उन्होंने जो ईद का ड्रेस था ना वो ईद पर वेयर ही नहीं किया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, कह रही थी मुझे घबराहट हो रही है, मुझसे नए कपड़े नहीं पहने जाएंगे। तो ये जूते का ना नीचे वाला हिस्सा मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि आप कहीं ये ना कहें कि भाई गंदा जूता उठा के कपड़ों के ऊपर रख दिया। जूता बिल्कुल नया था और मैं अम्मी को बार बार ये कह रही थी कि अम्मी ये जूता बस आपने ना एक दिन शादी पर पहनना है और फिर उसके बाद ना आपने इसको संभाल लेना है, शॉपर में डाल करने से वापस ले आइएगा, फिर ये मेरा हो जाएगा, फिर मैं चमकीली बनकर घूमूंगी। अच्छा, अम्मी जा रही थी ना, मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं भी साथ चली जाऊँ। और उनके जाते वक्त ना मैं अपने आंसू बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रही थी, तो उनसे भी स्टेयर से नहीं उतरा जा रहा था। उनको भी यही था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसका दिल कर रहा है जाने को। लेकिन अम्मी का जाना भी ज़रूरी था। एक तो शादी थी, दूसरे मेरे नाना अबू की तबीयत फिर बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो सब ने उन्हें कॉल की कि नहीं आप शादी भी अटेंड कर लीजिएगा और आ जाइएगा। और फिर अम्मी थर्सडे को गई हैं और संडे वाले दिन जो है ना फिर भाभी लोगों का भी जाने का हो गया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और इस्माइल के चेहरे को आप देखेंगे, इसके ऊपर दाने निकले हुए, इसकी पूरी बैक भरी हुई है, इसके सीने पर भी बहुत ज़्यादा दाने निकल आए हैं गर्मी की वजह से। तो बस फिर उन्होंने भी कहा कि हम लोग भी जा रहे हैं। तो अब जो है ना वो अम्मी भी जा चुकी हुई हैं, भाई की भी पूरी फैमिली जो है वो जा चुकी हुई है। सिर्फ मैं और रुबीना के बच्चे वगैरह जो है ना वो यहाँ पर हैं। बाकी सब जो है वो पहाड़ी इलाकों में इस वक्त ठंडे ठंडे मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। दिल मेरा भी बहुत ज़्यादा कर रहा था, लेकिन अभी मेरा चूंकि प्रोसीजर चल रहा है और दूसरा मेरी स्टंट की वजह से मुझे सफ़र करना अलाउ भी नहीं है। और हमारा गांव अच्छा खासा दूर है, यानी कि सफ़र 1 या 2 घंटे का नहीं है, कम अज़ कम 10 से 12 घंटे का सफ़र है। और इतना सफ़र अभी मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए कि अल्लाह करे मेरा प्रोसीजर जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मैं 3 साल हो गए गर्मियों में गाँव नहीं गई हूँ और अब्बू की कब्र पे जाने को बहुत 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 ज़्यादा दिल कर रहा है। लेकिन अभी सिर्फ मजबूरी है कि मैं सफ़र नहीं कर सकती हूँ। तो जैसे ही ठीक हो जाऊँगी इंशाल्लाह जिस मंथ मेरे स्टंट निकलेंगे ना उसी मंथ में मैंने जो है ना वो गाँव चले जाना है। अबू की कब्र पर अबू याद आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो अबू का नाम लेते ही मैं जज्बाती सी हो जाती हूँ, इसलिए टॉपिक को चेंज करते हैं। यहाँ पर जी ये था जी मंडे का दिन, यानी कि ये जो अभी परसों मंडे गुजरा है ना उस वाले दिन मेरा रूटीन चेकअप ही था। तो मैंने अबू हुरैरा को साथ ले लिया कि बस जाऊँगी और रिपोर्ट दिखा कर मेडिसिन लिखवा कर वापस आ जाऊँगी, क्योंकि इन्फेक्शन की जो रिपोर्ट है ना उसने मुझे बड़ा मायूस कर दिया हुआ था। मुझे ये था कि अब फिर कौन सी क्लियर आ गई होगी, पिछले 4 साल से तो वो क्लियर नहीं हुई, तो अब कौन सी क्लियर हो जाएगी। लेकिन हैरत वाली बात थी कि मैं जैसे ही हॉस्पिटल गई, डॉक्टर को मैंने दिखाई, तो भाई डॉक्टर ने भी मुझे मुबारक दी कि मुबारक हो कि आपका जो इन्फेक्शन था वो ख़त्म हो गया है और अब हम आपका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है ना वो स्टार्ट कर देंगे। तो फिर मुझे लिथोट्रिप्सी रूम भेजा इन्होंने कि आप जाके अपने लेज़र का टाइम ले लें। तो वहाँ जाकर मुझे पता चला कि जी आज एक पेशेंट जो है वो नहीं आया हुआ और उसकी जगह पे वो मेरी लिथोट्रिप्सी कर देंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि बस आप पेमेंट जमा करवा कर आए, हम आपकी जो है ना वो लेज़र सेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं ड्रेस आपको दिखा रही थी, मुझे चबला दे दिया था, इतना खुला था ना कि उसके अंदर मैं एक अदद और भी घुस जाती। और यहाँ पर जी जब मेरी लेज़र हो गई थी तो मैं रूम में वापस आई हूँ। और ये जो मेरे कपड़े आपको गीले नज़र आ रहे हैं ना, ये ना समझिए कि मैंने इसमें कोई काम कर दिया था बच्चों वाला ये हुआ ऐसे था कि जब लेज़र कर रहे होते हैं ना तो आपकी कमर के नीचे पानी डालते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना वो ट्राउज़र भी और पीछे जो शर्ट है ना वो सारी गीली हो गई थी। तो बस अब रूम में आके मैं चेंज कर रही थी। बस अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह ताला मेरे लिए आगे भी आसानियाँ पैदा करें। मेरा प्रोसीजर जो है ना वो इसी एक टेस्ट की वजह से ना रुका हुआ था, आगे चल नहीं रहा था। और मुसलसल 2 मंथ जो ऑपरेट हो गए उसके बाद सिर्फ ये टेस्ट ही थे और मेडिसिन चल रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा टेस्ट जो है वो अब क्लियर हो गया है, तो मेरा
मेरा जो प्रोसीजर है नेक्स्ट वो स्टार्ट हो गया है। अब मुझे 27 मई को बुलाया है, फिर मेरी एक बार लेज़र होगी, उस लेज़र में अब फाइनल होगा कि स्टोन टूटा या नहीं टूटा। अगर तो नहीं टूटेगा तो फिर देखें नेक्स्ट क्या प्लान होगा। बट ये है कि अभी जो है वो मेरा लेज़र सेशन स्टार्ट हो चुके हुए हैं, तो आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। पता नहीं किस एक इंसान की दुआ, किस एक आमीन पर अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा दें। और बेशक अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाने वाले हैं, अल्लाह ताला मोजज़ात करने वाले हैं। मेरे लिए किसी मोजज़े से कम नहीं है कि मैं 4 साढ़े 4 साल से ये टेस्ट करवा रही थी और मेरी रिपोर्ट क्लियर नहीं आती थी, और मैं अब बिल्कुल वाकई मायूस हो गई थी। मेरे ज़हन में यही था कि जैसे कोई बीमारी इंसान को लगती है और वो उसकी मौत की वजह बन जाती है, तो हो सकता है कि शायद ये बीमारी जो है ना मेरी मौत की ही वजह बने, और अब इसके ठीक होने के मुझे चांसेस नहीं लग रहे थे। लेकिन सर्जरी के बाद अल्लाह ने ये दूसरा मौजज़ा मेरी ज़िंदगी में किया है, तो बस अल्लाह पाक आगे भी मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और बस जी, अपनी वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी इस सपोर्ट से मैं अपना आगे ट्रीटमेंट जो है वो कंटिन्यू कर पाऊँगी। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरी मदद करेंगे, इस तरह मेरी मदद करेंगे कि मैं अपना प्रोसीजर कंप्लीट करवा सकूँ। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से भी आपके लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। अल्लाह हाफ़िज़।